हो आप लोग? आई होप आप सब ठीक हो गए। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो जिसका नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना। छोटी सी फैमिली को बहुत बड़ी फैमिली बना देना। तो आपने देखा होगा, देखो मैंने कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है जिससे आप लोगों को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, पढ़ने में मज़ा आए। इसके लिए तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि मैं जो हूँ जैसे ही मेरा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जगह, जैसे आपको पता है कि मैंने वो हाफ ही मतलब अपलोड किया है, अभी तक मैंने फुल अपलोड नहीं किया है। तो जो हाफ पार्ट है मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी और उसके बाद मैं ग्रामर का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। अब ग्रामर के सेशन में क्या होगा तो मैं बताती हूँ। ग्रामर के सेशन में जो जितने भी ग्रामर के टॉपिक्स हैं विच आर इंपॉर्टेंट फॉर 9th and 10th स्टैंडर्ड्स, वो सारे टॉपिक को मैं क्या करने वाली हूँ, डिस्कस करूँगी। अलग अलग लेक्चर्स रहेंगे, मतलब अलग अलग सेशंस रहेंगे और सभी सेशंस आपको अप टू डेट मिलते जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल जो है उसको ऑन रखना रहेगा। तो नीचे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन का कैसे देख करते हैं। अगर जिनको नहीं आता हो तो वैसे तो अभी बहुत टैलेंटेड सब है सब, तो ऑफकोर्स सबको आता ही होगा। तो बस वो जो बेल है उसको दबा के रखिए जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएँ। तो बातें हो गई है बहुत सारी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच से। तो फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है बेसिकली, जो हम ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ करते हैं, जो ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ जो एसएससी स्टूडेंट्स के लिए बोलूँ तो 9th and 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक्स में ये ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अगर मैं एसएससी की बात करूँ, सीबीएसई का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है सीबीएसई में भी 10th में तो श्योर है कि फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है पोएम्स में। तो एसएससी का तो 100% श्योर है 9th और 10th में यूज़ होता ही है। तो वही आज हम करने वाले हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट बुक में और ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो सारे के मैं लिस्ट बना लेती हूँ और फिर 1 by 1 ईजीली मैं सबको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, तो आप 2 मिनट नहीं, मतलब आप रुकिए, मैं सारे लिस्ट बना लेती हूँ क्योंकि लिखने जाऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, छोटे से वीडियो में मुझे अच्छे से सब एक्सप्लेन करना है। तो मिलती हूँ आपको मैं थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ लिस्ट बना ली हैं जो मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगे, बस मैंने वही सारे लिखे हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई और भी चाहिए तो आप कमेंट कर लेना, मैं सारे के रिस्पॉन्स दे दूँगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हैं जो मैंने कर लिए है। तो चलिए जल्दी से जल्दी सबको डिस्कस करते हैं और सबके मतलब समझ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो वेरी फर्स्ट है वो है सिमिली। सिमिली मतलब क्या, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कि मैं बोल देती हूँ, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज जैसे ले लेते हैं आर सोल्जर्स, मैं लिख लेती हूँ इधर, आर सोल्जर्स फाउट लाइक लायंस एंड गेंड द विक्ट्री। ठीक है, गेंड विक्ट्री। ठीक है, ये सपोज हमने ये सेंटेंस ले लिया। ठीक है, तो आर सोल्जर्स फाउट लाइक, इसमें आप याद रखिए सिमिली में ना ज़्यादातर लाइक और एज का यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, लाइक और एज का। लाइक हमें बताता है कि सिमिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे कि सोल्जर्स और लायंस के बीच में कंपैरिजन किया गया है। किस चीज़ का, तो ब्रेवनेस का, इससे पता कर सकते हो राइट। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, लाइक यूज़ किया गया है। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एज वाइज एज एन आउल। ठीक है, तो एज वाइज एज एन आउल ही हैड अ सल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये सपोज एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एज का यूज़ हो गया बराबर, और किसके साथ, आउल का किसके साथ कंपैरिजन किया गया, कोई पर्सन के साथ। ठीक है, जहाँ पे जिसका ही यूज़ करके लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है सिमिली। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाफर, जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है और इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता है। उसमें ना आपको सिंपली पता चल जाएगा कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन कैसे है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो देयर हाउस या होम वॉज हेवन। ठीक है, देयर होम वॉज हेवन। तो यहाँ पे होम का कंपैरिजन किससे किया गया है, हेवन से, बट इनडायरेक्टली ये कंपेयर किया गया राइट।
तो आप देखोगे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं किसका, होम का हेवन के साथ। होम कैसे हेवन हो सकता है, राइट। बट हाँ, होम घर में हेवन जैसी फीलिंग आ सकती है बिकॉज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या किया, इनडायरेक्ट कंपेरिजन किया। तो यहाँ पे लिख लो आप, इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज बीइंग मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू थिंग्स, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कंपेरिजन, ठीक है, ये बहुत ही आसान होता है। एक और एग्जांपल ले ले तो काइंडनेस इज द फ्लावर ऑफ कंपैशन, ठीक है। काइंडनेस इज द फ्लावर ऑफ कंपैशन। तो इसमें काइंडनेस जो है, ठीक है, उसका इनडायरेक्टली कंपेयर किया है किससे, फ्लावर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटाफर हो गया। अब बोलोगे ये सब सेंटेंसेस मैं कहाँ से यूज़ कर रही हूँ, तो ये सब सेंटेंसेस मैंने कुछ नोट डाउन करके रखे थे टेक्स्ट बुक से। हमारी जो 10th स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है, मैंने उसमें से कुछ सेंटेंसेस नोट डाउन करके रखे हैं और उसके इस एग्जाम से मैं आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। ये मैंने खुद से खुद बनाया हुआ नहीं है, मैंने टेक्स्ट बुक से ढूंढ के लिखा है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन मतलब आप ले सकते हो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उसको क्या, उसको लिविंग थिंग की क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हो जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो बस एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब जिसे हम देख सकते हैं, ठीक है। और लेकिन वो काम जैसे हम ट्री नहीं, आप जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग ले लो, ठीक है, जैसे वुड ले लो, ठीक है, वो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन इसको हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, सपोज शाइनिंग की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या, एन ऑब्जेक्ट, और लिख सकते हो नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है, आर गिवन ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है, उन्हें ह्यूमन क्वालिटी दिया जाता है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। कोई एग्जांपल ले लें तो ये एक ले लेते हैं, द सनफ्लावर टॉस्ड इट्स हेड विथ प्राइड, ठीक है, विथ प्राइड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सनफ्लावर जो है अपना, आप देखोगे जो सन, जिस तरफ सन मूव होता है उसी तरफ क्या होता है, सनफ्लावर जो है उसकी उसी तरफ घूमने लगता है, राइट। तो क्या बोला है कि वो क्या ऊपर की तरफ रहता है, जो सन का जो मतलब फेस होता है वो सन मतलब सनफ्लावर का जो फेस होता है वो सन की तरफ रहता है, मतलब ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था, सनफ्लावर टॉस्ड इट्स हेड विथ प्राइड। प्राइड से हम क्या, अपना सर जो है एकदम गर्व से चलते हैं, राइट, अपना हेड को मतलब बोलते हैं ना ऊंचा करके चलते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो सनफ्लावर को किस चीज़ की क्वालिटी दी है, प्राइडिंग की, राइट, मतलब अपने सर को ऊंचा करने की, ठीक है। तो ये हो गया पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइपरबली। हाइपरबली मतलब बोले तो क्या होता है, तो हाइपरबली मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। एग्जैजरेटेड वर्ड्स आर यूज, ठीक है, एग्जैजरेटेड वर्ड्स आर यूज्ड, ठीक है। एग्जैजरेटेड वर्ड्स होते हैं मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है। जैसे सपोज कोई चीज़ हुआ, जैसे कि मैंने सपोज एक एग्जांपल ले लिया, द पुअर चाइल्ड वॉज सो हंग्री दैट ही कुड नॉट डिवोर अ हॉर्स। मतलब क्या बोला है कि मतलब हाँ सपोज समझ में आता है कि हाँ सब भूखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक चाइल्ड है वो इतना मतलब भूखा है कि वो अफोर्ड भी नहीं कर पाता। जैसे एक हॉर्स कैसा भूखा रहता है वैसे ही, तो वही बोला है, ठीक है। एक और अगर सेंटेंस ले ले तो विथ अ हार्ट ऑफ स्टोन ही वॉज ऑलवेज रूड। तो जो स्टोन होता है वो कैसे पत्थर दिल होता है, राइट। तो वही बोला है कि वो ऐसा मतलब गुस्सा हुआ, ऐसा एंग्री हुआ कि जैसे एक पत्थर कैसा होता है वैसे एंग्री हुआ। तो ये क्या हो रहा है, एग्जैजरेटेड वर्ड्स यूज कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा, विथ अ हार्ट ऑफ स्टोन, with a heart of stone he was always rude। always rude मतलब always angry या always जो मतलब बहुत नकचड़े होते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये होता है हाइपरबली का। इसे हाइपरबोल नहीं कहते हैं, इसे हाइपरबली कहते हैं, ठीक है। हाइपरबली से समझ में आएगा, हाइपर मतलब क्या, बहुत ज़्यादा, राइट, और ब्ली मतलब एक साइड से आप समझ सकते हैं कि हाइपरबली मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट आता है सिनेक्डेकी। इसमें ये बहुत आसान है। सिनेक्डेकी क्या होता है, जो छोटा सा मतलब वर्ड होता है वो पूरे मतलब जो छोटा सा है चीज़, ठीक है, कोई भी टर्म ले लेते हैं उसको मतलब पूरा बड़ा करके रिप्रेजेंट करना, या उसका उल्टा भी होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो देखो, जैसे ले लिया द हैंड दैट
once helped everyone was now outstretched। तो यहाँ पे द हैंड क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, वो पूरे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। मतलब उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इंसान जो हमेशा सबकी हेल्प करता था, अब क्या हो गया, वॉज नाउ आउट स्ट्रेच्ड, ठीक है, अब वो किसी की नहीं हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पे छोटे से पार्ट को, मतलब द हैंड को, पूरा वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल बोलूँ तो इंजॉय द बाउंटी ऑफ द समर ईल्ड। तो ये पूरा समर ईल्ड बोला, मतलब समर का जो हम जो समर में जो मतलब जो हम मज़े करते हैं, ठीक है, तो पूरा पार्ट है, मतलब वो पूरा होल पार्ट है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है एक वर्ड से ही, जैसे समर हील से, ठीक है। तो ये है सेंटेंसेस। सिनेक्डेकी मतलब अ टर्म फॉर अ पार्ट। तो इसका हम डेफिनेशन क्या ले सकते हैं सिनेक्डेकी का, कि अ पार्ट, ओके, अ टर्म फॉर अ पार्ट विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ होल, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं हम सिनेक्डेकी का मतलब। नेक्स्ट है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब ऑपोजिट आइडियाज, ठीक है। ऑपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ सिंगल सेंटेंस। ऑपोजिट आइडियाज आर प्लेस्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस, ठीक है, इन अ सेम सेंटेंस, इन द सेम सेंटेंस, ठीक है, सेम सेंटेंस, उसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, राइट। तो यहाँ पे प्रपोजेस और डिस्पोजेस दोनों सेम है, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हैं, राइट। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, राइट। तो यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्डन एक साथ हो रहा है, मतलब ऑपोजिट आइडियाज हैं जो एक ही सेंटेंस में यूज़ किया गया है, राइट। उसे हम क्या कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंटीथेसिस का ऑपोजिट। जैसे यहाँ पे ऑपोजिट आइडियाज होते हैं, गुड बैड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, आई पर्सनली बिलीव इन गॉड। ये सबसे इजी एग्जाम्पल मैंने खुद ही बना लिया है, आई पर्सनली बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे आई भी है, पर्सनली भी है, दोनों क्या कर रहा है, एक ही, मतलब दो अलग अलग वर्ड्स है, बट मीनिंग का तो दोनों का एक ही है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसका मतलब सेम मीनिंग यूज्ड इन अ सेम सेंटेंस, ठीक है, सेम मीनिंग इन सेम सेंटेंस, ठीक है, बट डिफरेंट वर्ड्स, मतलब वर्ड्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है, वर्ड्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बट मीनिंग जो होगा वो सेम होगा। जैसे आई पर्सनली, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉटोलॉजी कहते हैं। एंटीथेसिस का ऑपोजिट हो जाता है टॉटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्न। अब पर्न जो है बहुत 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 आसान है। इसमें क्या होता है कि पर्न मतलब बेसिकली होता ही क्या है, वो ना एक मतलब फ़नी लाइन्स होता है, ठीक है, जो पोएट के लाइन्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, उसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यू नो, टू इवोक लाफ्टर, ठीक है, इस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जिससे वो क्या होता है, बेटर इफेक्ट पड़ता है किस पे, पोएम्स पे या कोई वर्ड पे, मीनिंग्स पे, या कोई सेंटेंसेस में, ठीक है, उसे हम पर्न कहते हैं, ठीक है। पर्न बेसिकली होता है एकदम फ़नी टाइप के कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, या वो सेंटेंस को फ़नी बनाने के लिए, उसको और अट्रैक्टिव इफेक्टिव बनाने के लिए पर्न का यूज़ किया जाता है। एक एग्जाम्पल ले लूँ तो यहाँ पे ले लेते हैं, ही ट्राइड टू मेक अ पॉइंट बट इट वॉज पॉइंटलेस। ये बहुत अच्छा है, इट वॉज पॉइंटलेस, मतलब कि वो कुछ बताना चाह रहा था, वो उस पॉइंट को बताना चाह रहा था, बट जो पॉइंटलेस था, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मतलब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आई वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स एंड देन इट स्ट्रक मी। मतलब क्या बोला है कि मैं जो हूँ, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है उसमें फिगर आउट करने वाला था, उससे मैं करना था कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। बट जैसे ही मैं फिगर आउट करने गया, क्या हो गया, वो मुझे स्ट्रक कर दिया, मतलब मुझे क्या पकड़ लिया इलेक्ट्रिसिटी ने। तो ये गिफ्ट एक का क्या हो गया, फनी सेंटेंस हो गया, राइट। मतलब वो वर्ड्स वैसे उतने फ़नी नहीं लिखे गए, बट वो जो मीनिंग उसका बन रहा है वो एकदम फ़नी टाइप बन रहा है, उसे हम कहते हैं पर्न, ठीक है। बहुत आसान है, जैसे उतना भी नहीं पूछा जाता है, बट ठीक है, जो भी पूछा जाता है मैंने ले लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। बहुत सबसे आसान है एलिट्रेशन और रिपीटेशन। एलिट्रेशन मतलब क्या होता है कि सेम लेटर्स जो होते हैं वो रिपीट होता है, ठीक है। सेम लेटर्स आर रिपीटेड इन अ सेंटेंस, सेम लेटर्स
आर रिपीटेड, मैंने लेटर्स बोला है, वर्ड्स नहीं बोला है। अगर ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर रिपीट हो रहा है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं। सेम लेटर्स आर बीइंग रिपीटेड, ठीक है। मैंने वर्ड्स नहीं कहा है, मैंने लेटर्स कहा है, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल अगर मैं एक ले लूँ एलिट्रेशन का, तो क्या ले सकते हैं, सेरीना सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब बोलोगे यहाँ पे तो बार बार भाई एस रिपीट हो रहा है, राइट। तो उतना बार नहीं, 2 बार अगर रिपीट हो रहा है ना एस, लेकिन स्टार्टिंग में ही, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में मतलब कि देखो यहाँ पे एस है, अगर ये सपोज इधर कहीं पे एस नहीं यूज़ हुआ होता, इधर डायरेक्टली हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया, क्या हो गया, एलिट्रेशन। यहाँ पे अगर बीच में कहीं पे रिपीट हो रहा है और यहाँ पे फर्स्ट में रिपीट हो रहा है तब नहीं सेम माना जाता है। लेकिन अगर जब स्टार्टिंग में जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स के स्टार्टिंग के जो लेटर्स अगर सेम हुए तो क्या हो गया, वो एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट है रिपीटेशन, जिसमें वर्ड्स गेट्स रिपीटेड, ठीक है। वर्ड्स गेट्स रिपीटेड, इसमें वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है। वर्ड्स रिपीट होते हैं इसमें, बहुत 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 आसान है। जैसे कोई ऐसे फीलिंग के लिए ले लो, या कोई भी एक सेंटेंस ले लो। जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेती हूँ, लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी पीस, लेट देयर बी पीस, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तीनों चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, राइट। अगर कोई एक वर्ड भी अगर रिपीट हो रहा है, ठीक है, उस तो भी चलता है, ठीक है। मतलब तो कोई एक वर्ड भी बार बार अगर 2 बार अगर रिपीट हो रहा है तो भी चलता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन कहते हैं। मैं इससे एक सेंटेंस बनाती हूँ, जैसे कि द ट्रुथ इज ट्रुथ, द ट्रुथ इज ट्रुथ, ठीक है। द ट्रुथ इज ट्रुथ, तो ट्रुथ तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। अगर मैं बोलती द ट्रुथ इज द ट्रुथ, तो क्या हो जाएगा, दो वो भी रिपीट हो रहा है, तो वो भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो रिपीटेशन हो सकता है, ठीक है। कोई भी वर्ड हो, भले ही वो ऑफ हो, इज हो, कोई भी हो, अगर वो रिपीट हो रहा है इन अ लाइन, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, रिपीटेशन होता है। वर्ड्स बोला है, यहाँ पे एलिट्रेशन में क्या होता है, लेटर्स रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है ओनोमेटोपोइया, जो लास्ट है, उसमें क्या होता है, मेकिंग साउंड्स, ठीक है, मेकिंग साउंड्स, ठीक है। साउंड्स का जिससे हमें पता चलता है कि हाँ वो कुछ रिंगिंग से रिलेटेड है, कोई साउंड वो कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, ओनोमेटोपोइया कहते हैं, ठीक है। जैसे द बेल वेंट डिंग डोंग, ठीक है। तो डिंग डोंग क्या है, ये घंटी के बजने का आवाज़ है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ओनोमेटोपोइया, जो साउंड की वजह से हिसिंग एंड पेंटिंग द स्नेक केम आउट। तो हिसिंग एंड पेंटिंग क्या है, वो क्या एक साउंड की तरह यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, ये हो गया ओनोमेटोपोइया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, फिगर्स ऑफ स्पीच के, जो ना मैंने कुछ पार्ट्स यहाँ पे ले लिए हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के। आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। और इसमें से कोई सा भी मेरा डाउट हो या कुछ और जानना हो फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज़ चैनल।